नमस्कार। आप लोगों की परीक्षा करीब आ गई है। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन घबराइए नहीं। मैं समझा देता हूं, उसको आप लोग देख लीजिए और आसानी से जा करके पेपर दीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम लोगों का टॉपिक होगा बोंदा। बोंदा ने संप्रभुता के विषय में क्या कहा, संप्रभुता की क्या सीमाएं हैं, संप्रभुता की क्या परिभाषा देता है, संप्रभुता का अंधेरा युग किस युग को कहा जाता है, राज्य और डाकुओं के झुंड में किस प्रकार से वो अंतर करता है, जो संप्रभुता की परिभाषा देता और कैसे फंस जाता है, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोंदा का जन्म फ्रांस में हुआ था। संप्रभुता के विषय में सबसे पहले व्यवस्थित वर्णन करने वाला बोंदा ही था। यहां तक कि संप्रभुता शब्द, सॉवरेंटी शब्द देने वाला सबसे पहले बोंदा ही था। ये बहुत बार सवाल पूछा गया, इसको याद रखिएगा। संप्रभु तो पहले भी थी, संप्रभुता पहले भी थी, सॉवरेंटी पहले भी थी, लेकिन शब्द देने वाला सबसे पहले और व्यवस्थित रूप से वर्णन करने वाला सबसे पहले कौन हुआ? बोंदा हुआ। अगर बोंदा को समझना है संप्रभुता, तो बोंदा से पहले चलना होगा, जिसको मैकियावली कहते हैं। अगर वहां से लिंक करके देखें तो पूरे कंसेप्ट को हम लोग समझ लेंगे। क्या है पहले कंसेप्ट? अगर हम लोग प्राचीन काल में चलते हैं, प्राचीन काल में भी संप्रभुता थी। संप्रभुता शब्द नहीं था, जिस प्रकार से मैकियावली ने राज्य शब्द दिया, स्टेट शब्द दिया, जबकि मैकियावली के पहले भी स्टेट थे, राज्य थे। राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो मैकियावली के पहले भी था, लेकिन मैकियावली ने सबसे पहले राज्य शब्द दिया। उसी प्रकार से संप्रभुता पहले भी थी, लेकिन संप्रभुता शब्द, सॉवरेंटी शब्द देने वाला सबसे पहले बोंदा था। तो ये इस कंसेप्ट को देखते हैं, संप्रभुता का अंधेरा युग भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, राज्य है, ये देश है, और राज्य के पास 4 तत्व होते हैं, जिसमें संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राज्य का विषय राजनीति होता है। इस प्रकार से राजनीति ऊपर रहेगी, क्योंकि संप्रभुता राजनीति के पास रहेगी, राज्य के पास रहेगी, और बाकी सब चीजें इसके नीचे रहेगी, अर्थात धर्म भी इसके नीचे रहेगा। तो प्राचीन का यहां पर देखेंगे, ये प्राचीन काल में राजनीति ऊपर है और धर्म उसके नीचे है। लेकिन हम लोगों ने देखा मैकियावली में कि मध्यकाल में आकर के धर्म ऊपर हो जाता है और राजनीति नीचे हो जाती है। और हम लोग जानते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संप्रभुता होती है। राज्य का विषय राजनीति होता है, और राजनीति यहां देखिए आ गई, और संप्रभुता किसके पास जा रही? धर्म के पास जाती है। जबकि राजनीति में साम दाम दंड भेद होता है, राजनीति में कूटनीति होता है, धर्म एक सत्य की बात करता है, एक नैतिकता की बात करता है। इस राजनीति को ऊपर होना चाहिए, लेकिन धर्म ऊपर हो गया। और इस तरीके से संप्रभुता का अंधेरा युग यहीं पर मध्यकाल को कहा जाता है, जो राजनीति के पास होना चाहिए लेकिन धर्म के पास चली गई, अंधेरा युग कहा जाता है। और यहीं पर आता है मैकियावली। मैकियावली ने क्या कहा कि धर्म से राजनीति को अलग होना चाहिए, और इसी अलग करने के कारण आधुनिक युग का जनक मैकियावली हो जाता है। यही शुरुआत होती है आधुनिक युग, आधुनिक काल आ जाता है। तो आधुनिक काल की शुरुआत करने वाला कौन था? ये मैकियावली था। मैकियावली, ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि यही बोंदा से संबंध है। जब तक हम लोग इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक बोंदा को ठीक से नहीं समझ सकते। अब इसके बाद देखिए, बोंदा क्या कहता है। बोंदा ने यह कहा कि एक देश में 2 संप्रभु शक्तियां नहीं रह सकती। यहां देखिए, 2 जगह उन्हें बांट दिया। किसने? मैकियावली ने।
बोंदा ने कहा संप्रभुता अविभाज्य होती है, वो एक जगह होती है, वो बटी हुई नहीं होती है, और यहां क्या है, बटी हुई है। तो ये बोंदा ये कंसेप्ट देता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है बोंदा ने। उसने क्या कहा, संप्रभुता, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं कि जो शब्द है संप्रभुता, सॉवरेंटी, इसको सबसे पहले शब्द देने वाला बोंदा ही था। ये बहुत बार सवाल पूछा गया, इसको आप लोग रट जाइए, समझ जाइए। संप्रभुता की क्या परिभाषा देता है बोंदा। अब इसको परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। देखिएगा क्या कहता है, यह मान लेते हैं राजा, और राजा के पास है संप्रभु शक्ति, राजा के पास संप्रभु शक्ति है। क्या कहता है बोंदा, कहता है कि नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर, प्रजाजनों के ऊपर, ऊपर कौन है, ये राजा है, ये संप्रभु है। नागरिकों और प्रजा, नागरिक किसको बोलते हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, उनको नागरिक बोलते हैं। प्रजा किसको बोलते हैं, जो राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग ले भी सकते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भाग नहीं लेते हैं, देश के अंदर ही रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रजा। तो यहां पर देखिए बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च और अंतिम शक्ति, ये सर्वोच्च है, ऊपर है, सर्वोच्च है, और अंतिम शक्ति जिसके ऊपर, यानी राजा के ऊपर, संप्रभु के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, ये कानूनों की मर्यादाओं से परे होता है। परिभाषा क्या होती है, संप्रभुता की परिभाषा देने वाला सबसे पहले कौन हुआ, बोंदा हुआ। क्या देता है, नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जो किसी कानूनों के मर्यादाओं से परे होता है। इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, आपको समझने की जरूरत है। यहां देखिए, नागरिकों प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च और अंतिम शक्ति, इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। जहां ऐसी व्यवस्था हो उसी को बोलते हैं संप्रभुता। इस प्रकार की परिभाषा दिया। अब इसके पहले और देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स और बनते हैं कि जब इस प्रकार की परिभाषा दे देता है संप्रभुता, तो राजा क्या हो जाता है, संप्रभु हो जाता है, राजा में सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं। अब इस प्रकार से राजा की क्या विशेषता हो जाती है, संप्रभुता की क्या विशेषता हो जाती है। थोड़ा सा संप्रभुता के विषय में बता देता हूं, कई बार कंफ्यूजन होता है कि संप्रभु किसको बोलते हैं। संप्रभुता उसको बोलते हैं जो देश के आंतरिक मामलों में सर्वोच्च होता है और बाहरी मामलों से स्वतंत्र होता है, उसको संप्रभु बोलते हैं। ये कॉमन परिभाषा है, लेकिन बोंदा की यहां परिभाषा नागरिकों प्रजाजनों को सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जो किसी कानूनों की मर्यादाओं से बंधे नहीं होता, उससे परे होता है, उसको संप्रभु बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, क्या विशेषता निकल के आ गई कि राजा कोई भी कानून बना सकता है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण है ही नहीं, तो कोई भी कानून बना सकता है, अर्थात वो मनमाने आदेश भी दे सकता है, वो जैसी चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता है। राजा की इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है। ये बातें निकल के आती हैं। तो विशेषता क्या निकल के आई, संप्रभुता की बहुत सारी विशेषता है, लेकिन यहां पर जो विशेषता बोंदा के अनुसार है वो क्या निकल करके आती है, संप्रभुता अविभाज्य तो है ही है, वो सर्वोच्च है, साथ साथ वो क्या बताता है कि सर्वोच्चता के साथ निरपेक्ष, वो अपेक्षा नहीं रखती, वो परम है, वो सर्वोच्च है, और किसी भी मर्यादा से परे। गौर करेंगे, इसके ऊपर किसी प्रकार का कानून लागू नहीं होता है, किसी प्रकार की मर्यादा लागू नहीं होती है। इस प्रकार से जो चाहे सो कानून बना सकता है, परंतु अंतर भी क्या करता है। बोंदा कहता है कि राजा की नीयत अच्छी होनी चाहिए, अगर नीयत अच्छी नहीं रहेगी तो राजा और डाकुओं के झुंड में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, यानी राज्य और डाकुओं के झुंड में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। केवल उच्चतर शक्ति क्या करेगी, डाकुओं का झुंड बना सकती है, इसलिए नियत सही होनी चाहिए राजा की। तो यहां पर जो परिभाषा दिया, बहुत अच्छी परिभाषा दिया संप्रभुता का। उसने कहा नागरिकों प्रजाजनों को सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। और ये कमियां किसका निकाला था, मैकियावली का। क्या मैकियावली बेवकूफ था, नहीं, बेवकूफ नहीं था।
वो जानता था कि धर्म का बोलबाला बहुत ज्यादा है, अगर मैं ज्यादा एक्शन लेता हूं तो मेरे विरुद्ध बहुत बड़ी साजिश रची जा सकती है। तो उसने संकेत दे दिया इस प्रकार से और कहा एक देश में दोनों शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। यहां पर जो बोंदा परिभाषा देता है संप्रभुता की, इसको वक्त मिल गया। कैसे वक्त मिल गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 16वीं शताब्दी जो बोंदा देता है 16वीं शताब्दी में देता है और मैकियावेली ये कॉन्सेप्ट दिया था 15वीं शताब्दी में। लगभग 100 वर्ष का समय मिल जाता है, तब तक बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। बोलने के लिए तो जोश में बोल गया, कमियां दिखाते हुए मैकियावेली का कि राजा के पास सर्वोच्च शक्ति है। और यह देखिए सर्वोच्च शक्ति होने का मतलब राजा का विशेषता यहाँ राजनीति है। अर्थात अगर हम धर्म की बात करें तो राजनीति के अधीन हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? राजनीति ऊपर हो गई और धर्म नीचे हो गया। इस प्रकार की जो ही बातें करता है, क्या ये मैकियावेली नहीं जानता था? जानता था कि मैं ऐसे बात करूंगा तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और जब बोंदा बोल दिया, बोलने के लिए बोल दिया कि राजा के पास सर्वोच्च शक्ति है, राजनीति ऊपर रहेगी, धर्म नीचे रहेगा, इतना बोलते हुए ये भी डर गया बाद में। अब देखिए डर के क्या कहता है? डर करके ये कहता है कि इस राजा के ऊपर 4 प्रकार की सीमाएं होनी चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए। गौर करिएगा, एक बार कहता है कि राजा के ऊपर कोई मर्यादा नहीं होती, जो संप्रभुता की परिभाषा दिया। दूसरी तरफ कहता है कि राजा के ऊपर 4 प्रकार की मर्यादा होनी चाहिए। कैसे? क्यों बोला? क्योंकि डर गया। वो किस प्रकार की मर्यादा की बात करता है? सबसे पहला क्या कहता है कि जो ईश्वरीय कानून है, जो दैवी कानून है, जो प्राकृतिक कानून है, उसकी मर्यादा होना चाहिए। देखिए दैवी कानून, ईश्वरीय कानून। मध्यकाल में क्या था? धर्म का कानून हावी था, डोमिनेंट था। यहां फिर लेके स्थापित कर देता क्या? ऊपर राजा के ऊपर क्या हो गया? दैवी कानून। इसे क्या पता चलता है कि जो परिभाषा देता है और जो मर्यादा लगाता है, दोनों विरोधाभास। एक बार पुनः देखिए, नागरिकों प्रजाजनों पर सर्वोच्च और अंतिम शक्ति, सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, कोई मर्यादा लागू नहीं होती है, और वहां पर चाप करके मर्यादा लगा देता है। तब उसको समझ में आया कि मैकियावेली ने इस प्रकार की बातें क्यों किया था। मैं बताऊं, पढ़ाई कठिन नहीं होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो पढ़ाई बहुत सहज हो जाती है। और कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि सबसे बढ़िया ज्ञानेंद्रिय आपका कान नहीं, कान से अच्छी ज्ञानेंद्रिय आपकी आंख होती है। अब यह देखिए, फिगर देखिए, आसानी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे सवाल आएंगे, आप स्वतः हल कर लेंगे। साथ ही जब आप प्रोफेसर बनेंगे, पढ़ाने में सहजता होगी और बच्चों को आसानी से समझ में आ भी जाएगा। तो जब भी आप पढ़िए या पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट से पढ़ाइए। यहां पर आते हैं, अब देखिएगा कि जो 4 प्रकार की मर्यादा लगाता है वो कौन कौन सी मर्यादा? पहले ईश्वरीय कानून, दैवी कानून, प्राकृतिक कानून की मर्यादा। दूसर की जो मर्यादा लगाता है, ये मर्यादाएं 4 प्रकार की आरोपित करता है। दूसरी मर्यादा लगाता है संवैधानिक कानून का, संवैधानिक कानून की मर्यादा लगाता है। ये संवैधानिक कानून का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि राजा देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकता। और साथ ही साथ जो संप्रभुता के, जो राजा के उत्तराधिकार का नियम बनाए गए हैं, उस नियम में वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो संवैधानिक कानून की मर्यादाएं हैं। और तीसरा का जो मर्यादा लगाता है वो राष्ट्रों के कानून, राष्ट्रों के कानून। ये राष्ट्रों के कानून का क्या अर्थ है? जब एक देश का दूसरे देश से, तीसरे देश से, चौथे, तमाम देशों से जो समझौता होता है, उस समझौते के अधीन राजा रहेगा, उससे परे वो नहीं जा सकता। और देखेंगे चौथा क्या मर्यादा लगाता है? चौथा मर्यादा लगाता है संपत्ति संबंधी। कौन संपत्ति? जो देश में रहने वाले लोग हैं, जो उनकी निजी संपत्ति है, उस पर नागरिकों का अधिकार है,
उसको नहीं छीन सकता। इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकता कि उससे वंचित कर दे, उसकी निजी संपत्ति से वंचित कर दे। अब यहां पर स्पष्ट हो जाता है क्या कि जो संप्रभुता की परिभाषा देता है वो खुद परिभाषा देके फंस जाता है। एक तरफ कहता है कि राजा के ऊपर कोई मर्यादा नहीं लगाई जा सकती, और दूसरी तरफ क्या, बाद में डर जब जाता तो कहता है कि राजा के ऊपर 4 प्रकार की मर्यादाएं, 4 प्रकार के कानून लागू होते हैं। अब यहां देखिए ये भी कमियां छोड़ दिया। अब उस कमियों को दूर करने के लिए आगे आता है जिसका नाम होता है हॉब्स। हॉब्स क्या कहता है कि बोंदा तुमने परिभाषा सही दिया क्या कि नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जिसके ऊपर, यानी इस राजा के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, यही परिभाषा दिया था, उसी को रिपीट करता है। कौन? हाब्स रिपीट करता है कि नागरिकों प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, तुमने परिभाषा सही दिया, तो बाद में तुमने 4 प्रकार की मर्यादा क्यों आरोपित कर दिया? अगर आरोपित करते हो तुम्हारी परिभाषा ही गलत है। हाब्स क्या करता है कि जो 4 प्रकार की मर्यादा लगाया था, किसने? बोंदा ने। हाब्स ने 4 प्रकार की मर्यादाओं को काट देता है, और क्या जो परिभाषा दिया था बोंदा ने, नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, इसको मान्यता देता है। इस प्रकार से बोंदा का जो राजा है और हाब्स का राजा निरंकुश हो जाता है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, जबकि बोंदा के राजा के ऊपर 4 प्रकार के अंकुश लगा हुआ है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे हाब्स क्या कहता है। हाब्स कहता है संप्रभुता की बात छोड़ा जाए, संप्रभुता तो विशेषता है राज्य की। सबसे पहले देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद में देखा जाएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से कंसेप्ट निकल के आते हैं। इस फिगर को समझ लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग देखेंगे।